नमस्कार, खबर दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे आर्मीनिया अजरबैजान के बीच हुई भीषण झड़प का हाल। जिक्र करेंगे यूरोपीय आयोग का ऊर्जा कीमतों पर विराम लगाने के लिए प्रस्ताव का भी। इसके अलावा जानकारी देंगे एससीओ शिखर सम्मेलन से संबंधित। इसके अलावा भी होगा बहुत कुछ, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। आर्मेनिया अजरबैजान के बीच फिर हुई भीषण झड़प, सीमा पर भारी तनाव। आर्मेनिया ने ताजा संघर्ष के युद्ध में बदलने की जताई आशंका। दोनों देशों ने एक दूसरे पर तोप, मोर्टार और छोटे हथियारों से हमला करने का लगाया आरोप। यूरोपीय आयोग ने आसमान छूती ऊर्जा कीमतों पर विराम लगाने के लिए प्रस्तावों की एक श्रृंखला को किया जारी। पीक आवर्स में बिजली की खपत में कम से कम 5% की कटौती। ऊर्जा कंपनियों के बढ़ते मुनाफे पर अप्रत्याशित लगाने का प्रस्ताव। भारत दौरे पर आई फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना ने पीएम मोदी से की मुलाकात। द्विपक्षीय और आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर की चर्चा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भी की वार्ता। भारत फ्रांस हिंद प्रशांत त्रिस्तरीय विकास सहयोग स्थापित करने पर सहमति। एससीओ राष्ट्रीय अध्यक्षों की परिषद की 22वीं बैठक में भाग लेने के लिए गुरुवार को उज्बेकिस्तान जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। संगठन की गतिविधियों की समीक्षा और भविष्य में बहुपक्षीय सहयोग की स्थिति पर हो सकती है बात। शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री कर सकते हैं द्विपक्षीय बैठकें। शक्तिशाली मुइफा तूफान बुधवार को चीन के द्वीप समूहों से टकराने के बाद बढ़ा शंघाई की ओर। इसे प्रचंड तूफान की श्रेणी में रखा गया है। तूफान के कारण दर्जनों ट्रेन और सैकड़ों उड़ान रद्द। गुरुवार को भारी बारिश की आशंका। लेंगे खबरें विस्तार से। सबसे पहले देख लेते हैं एशिया का आईना। अजरबैजान और आर्मेनिया सीमा पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मंगलवार को हुए भीषण संघर्ष के बाद बुधवार को फिर दोनों सेनाओं के बीच झड़प हुई। इस बीच आर्मेनिया ने कहा है कि लड़ाई में उसके 105 सैनिकों की मौत हो गई, जिसके बाद संभावना जताई जा रही है कि दोनों देशों के बीच ये संघर्ष और भी बढ़ सकता है। मंगलवार को हुए भीषण संघर्ष के बाद बुधवार को भी अजरबैजान और आर्मेनिया की सेनाएं आमने सामने रहीं। आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय ने अजरबैजान पर सुबह तोप, मोर्टार और छोटे हथियारों से हमला करने का आरोप लगाया। अजरबैजान और आर्मेनिया सीमा पर स्थित तनावपूर्ण बनी हुई है। आर्मेनिया ने अजरबैजान पर अपने संप्रभुता को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। वहीं अजरबैजान ने पलटवार करते हुए आर्मेनिया को ताज़ा हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया है। आर्मेनिया का रूस के साथ सैन्य गठबंधन है और रूसी सेना का एक बेस भी यहां मौजूद है। बढ़ते संघर्ष के बीच युद्ध के एक और मोर्चे के खुलने की आशंका बढ़ती जा रही है। मुझे लगता है कि हाल की घटनाओं से दोनों देशों के बीच युद्ध होने का एक जोखिम बढ़ सकता है। कई बार युद्ध विराम स्थापित करने का प्रयास किया गया है, फिर भी युद्ध विराम के कुछ देर बाद हमले किए जा रहे हैं। अजरबैजान अगर अभी भी अपनी कार्रवाई जारी रखेगा तो इसके शायद गंभीर मानवीय परिणाम हो सकते हैं। मंगलवार तड़के दोनों देशों के बीच हुए संघर्ष में 49 आर्मेनियाई और अजरबैजान के 50 सैनिकों की मौत हो गई थी। ऐसे समय में जब दुनिया यूक्रेन रूस युद्ध के प्रभाव से जूझ रही है, तो जंग का एक और मोर्चा खुल जाने की आशंका से चिंतित है। अमेरिका ने दोनों देशों के साथ संयम बरतने का आह्वान किया है। दोनों देशों की सरकारों से राजनयिक और सैन्य चैनलों में संचार की सीधी लाइनों को फिर से स्थापित करने का आग्रह किया। हम दोनों सरकारों को सीधे बातचीत, राजनयिक और सैन्य चैनल स्थापित करने और संकट को हल करने के लिए एक राजनयिक प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध होने के लिए भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। दोनों देश जो सोवियत संघ का हिस्सा थे, नागोर्नो
काराबाख क्षेत्र को लेकर दशकों पुराने संघर्ष में फंसे हुए हैं। नागोर्नो काराबाख एक ऐसा क्षेत्र है जो अजरबैजान का हिस्सा है, लेकिन 1994 से आर्मेनिया द्वारा समर्थित जातीय आर्मेनियाई बलों के नियंत्रण में है। 2020 में अजरबैजान ने 6 सप्ताह के युद्ध में अधिकांश क्षेत्र को पुनः प्राप्त कर लिया। युद्ध में बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए थे। रूस की मध्यस्थता से ये युद्ध समाप्त हो सका था। रूस ने दोनों देशों से संघर्ष विराम समझौते को कड़ाई से पालन करने का आग्रह किया है। शांति समझौते के तहत रूस के सैनिक क्षेत्र में तैनात हैं। तुर्की खुले तौर पर नागोर्नो काराबाख क्षेत्र पर अजरबैजान के दावे का समर्थन करता है और कहता है कि इस क्षेत्र पर आर्मेनियाई का कब्जा समाप्त होना चाहिए। दूसरी ओर मिन्स्क समूह, जिसमें रूस, फ्रांस और अमेरिका हैं, क्षेत्र में शांति के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब तक किसी संतुष्टिजनक शांति समझौते पर पहुंचा नहीं जा सका है। रक्षा के दृष्टिकोण से आर्मेनिया सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन CSTO का सदस्य है। इसमें कुल 6 देश आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान शामिल हैं। संधि के तहत किसी एक देश पर हमला सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। इसके अलावा पाइपलाइन के जरिए अजरबैजान से गैस और तेल की आपूर्ति तुर्की के अलावा कई यूरोपीय देशों तक होती है। क्षेत्र में किसी भी अस्थिरता के कारण पहले से ही ईंधन की कमी का सामना कर रहे यूरोपीय देशों में यह समस्या और भी गहरा सकती है। उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद में 15 और 16 सितंबर को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO की मीटिंग होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। देखिए खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद की, जो तैयार हो रहा है शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के राष्ट्राध्यक्षों के परिषद की 22वीं बैठक के लिए। समरकंद शहर SCO देशों के झंडों से पट गया है और राष्ट्राध्यक्षों के स्वागत की पूरी तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर SCO राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 22वीं बैठक में भाग लेने के लिए गुरुवार को समरकंद पहुंच रहे हैं। SCO शिखर सम्मेलन में SCO सदस्य देशों, पर्यवेक्षक देशों के नेता, SCO के महासचिव, SCO क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना यानी RATS के कार्यकारी निदेशक, तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति और अन्य आमंत्रित अतिथि भाग लेंगे। SCO के पूरे प्लेटफॉर्म पर देखा जाए तो यहाँ पे कई महत्वपूर्ण मुद्दे चर्चा में आते हैं, जैसे कि रीजनल सिक्योरिटी, कॉपरेशन, इकोनॉमिक रिवाइवल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसके साथ ही कई चीज़ें आजकल जो नई चीज़ें हैं, जैसे कि हेल्थ डिप्लोमेसी, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, इस तरह की चीज़ें। शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं के पिछले 2 दशकों में संगठन की गतिविधियों की समीक्षा करने और भविष्य में बहुपक्षीय सहयोग की स्थिति और संभावनाओं पर चर्चा करने की उम्मीद है। जिस प्रकार से मध्य एशिया की जो देश है, इनके साथ अगर संबंध प्रस्तापित करने होंगे तो SCO एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है और इसीलिए फिर चाहे वो सामरिक मुद्दे हो, सुरक्षा के मुद्दे हो, या फिर अगर बात करें कि आने वाले समय में नए आयाम अगर देखा जाए तो खुलने हो, तो ऐसे में ये मध्य एशियाई देश काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे और इसीलिए SCO समिट में भारत जो है शिरकत कर रहा है और अपनी पेंट बनाने की कोशिश जो है कर रहा है। शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री की कुछ द्विपक्षीय बैठकें करने की भी संभावना है। इस समय SCO में 8 देश हैं, जिसमें भारत, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान शामिल हैं। सम्मेलन में 15 देशों के नेता शामिल हो रहे हैं। इनमें 8 सदस्य देश, 3 पर्यवेक्षक देश और 4 आमंत्रित देश हैं। रूस यूक्रेन जंग और चीन ताइवान तनाव जैसे मौजूदा वैश्विक हालात को देखते हुए सम्मेलन को अहम माना जा रहा है। बैठक में क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के सामयिक मुद्दों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। समरकंद से शिशिर सेलार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन से पहले बुधवार को कजाकिस्तान की यात्रा पर पहुंचे। शी जिनपिंग की कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद लगभग 2.5 साल में ये पहली विदेश यात्रा है। इस दौरान जिनपिंग कजाकिस्तानी राष्ट्रपति के बीच ऊर्जा और व्यापार से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। भारत और फ्रांस के बीच लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक साझेदारी नियमित उच्च स्तरीय परामर्श और विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग से मजबूत हुई है। इसी कड़ी में फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना ने
प्रधानमंत्री मोदी सहित विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से आज मुलाकात की। भारत दौरे पर आई फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा की। फ्रांस की विदेश मंत्री कोलोना ने प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का मित्रता और सहयोग का संदेश दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने पेरिस में राष्ट्रपति मैक्रों और जर्मनी के शॉल्स एलमाऊ के साथ अपनी हाल की बैठकों को याद किया और भारत में राष्ट्रपति का जल्द से जल्द स्वागत करने की अपनी इच्छा व्यक्त की। इससे पहले फ्रांस की विदेश मंत्री ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि भारत और फ्रांस हिंद प्रशांत त्रिस्तरीय विकास सहयोग स्थापित करने पर सहमत हो गए हैं। उन्होंने कहा कि यह सहयोग विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क के तहत विकास परियोजनाओं को सुगम बनाने में मदद करेगा। We agreed to work towards the establishment of an Indo-Pacific trilateral development cooperation that would facilitate development projects, especially in the framework of the International Solar Alliance. I should also mention that the ISA now has firmed up projects in 3 countries, which shows really the impact that India and France make together in Bhutan, in Papua New Guinea and in Senegal. विदेश मंत्री ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तहत भारत और फ्रांस ने मिलकर भूटान, पापुआ न्यू गिनी और सेनेगल में परियोजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने फ्रांस को यूरोपीय संघ का एक प्रमुख सदस्य देश बताया। इसे ध्यान में रखते हुए फ्रांस और भारत ने यूरोपीय संघ के साथ व्यापार, निवेश और भौगोलिक संकेतकों को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों पर चर्चा की। L'expérience, c'est par construction, compte tenu des valeurs auxquelles nous sommes attachés. Conçoit son rapport au monde comme étant celui du rapport d'un pays, d'un groupe de pays, avec beaucoup d'autres ensembles. Donc qu'il y ait une pluralité. फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना ने कहा कि उनका देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अपना समर्थन जारी रखेगा। वे भारत की 3 दिवसीय सरकारी यात्रा पर मंगलवार को नई दिल्ली पहुंची। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। शक्तिशाली मोइफा तूफान बुधवार को चीन के द्वीप समूहों से टकराने के बाद महानगर शंघाई की ओर बढ़ गया है। चीन के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि मोइफा तूफान देश के पूर्वी तट पर बसे बंदरगाह शहर निंगबो के करीब जोशान द्वीप समूह से टकराया। केंद्र के मुताबिक तूफान के उत्तर की ओर बढ़ने के साथ कमजोर होने का पूर्वानुमान है, लेकिन रात में शंघाई पहुंचने तक इसके मजबूत बने रहने की आशंका है। इसके साथ ही भारी बारिश का भी अनुमान व्यक्त किया गया है। और अब देख लेते हैं यूरोप इन दिनों। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बुधवार को उन इलाकों का दौरा किया जिन्हें हाल ही में यूक्रेनी सैनिकों ने रूस के नियंत्रण से मुक्त कराया है। इस दौरान राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सैनिकों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया और इस सफलता के लिए उनका आभार व्यक्त किया। युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार मिली बड़ी सफलता से गदगद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने उन इलाकों का दौरा किया जिसे हाल ही में यूक्रेनी सैनिकों ने रूस से दोबारा छीन लिया है। ज़ेलेंस्की ने बाल्किया में सुरक्षा बलों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया, साथ ही सैनिकों को सम्मानित भी किया। युद्ध से पहले 27,000 की आबादी वाले शहर को पिछले हफ्ते रूस के कब्जे से मुक्त कराया गया है। राष्ट्रपति ने बुधवार को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इज़ियम शहर का भी दौरा किया। अपार्टमेंट इमारत आग लगने के कारण काली पड़ चुकी हैं। तोप के गोलों ने आवासीय भवनों को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। जहां पहले घर हुआ करते थे वहां अब बड़े गड्ढे और मलबा है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि शहर के हालात उनके लिए चौंकाने वाले नहीं हैं। इससे पहले भी बूचा की स्थिति को वे देख चुके हैं। नज़ारा बहुत चौंकाने वाला है, लेकिन यह मेरे लिए कोई सदमा नहीं है क्योंकि हमने बूचा से ये तस्वीरें देखना शुरू किया। रूसी कब्जे से यूक्रेनी क्षेत्र को मुक्त कराने वाले सैनिक को आभार। रूसी सेना ने दर्जनों टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और अन्य भारी हथियारों को छोड़कर भागे हैं। टैंकों पर Z अक्षर का निशान देखा जा सकता है। रूसी बलों ने तोप के हमलों के माध्यम से कुछ छोड़े गए वाहनों को नष्ट करने की कोशिश की ताकि यूक्रेनी सैनिक इसका उपयोग न कर पाएं। यूक्रेन के अन्य क्षेत्रों में रूस ने पिछले दिनों अपने हमलों को जारी रखा है, जिससे युद्ध में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अमेरिकी सैनिकों द्वारा
यूक्रेनी सैनिकों को दिया गया प्रशिक्षण का नतीजा बताया है। जाहिर है युद्ध के मैदान में उन्हें मिली कुछ सफलताओं का यही पूरा कारण नहीं है, बल्कि यूक्रेनी सैनिकों को दिया गया प्रशिक्षण इसकी बहुत बड़ी वजह है। इस बीच क्रेमलिन ने कहा है कि यूक्रेन की नाटो में शामिल होने की महत्वाकांक्षा अब भी बरकरार है, जो रूसी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। इसी वजह से रूस की सेना ने यूक्रेन में अपना विशेष सैन्य अभियान शुरू किया था। नाटो में शामिल होने की महत्वाकांक्षा बरकरार है। यही कारण था कि रूस ने यूक्रेन में विशेष सैन्य अभियान शुरू किया और भी प्रासंगिक हो गया है। ये वास्तविक और कानूनी स्थिति है। उधर रूस ने यूक्रेन के कई हिस्सों में हमला जारी रखे हुए है। माइकोलाइव में रूस के हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है। इस बीच बुधवार को यूरोपीय संघ के अध्यक्ष ने दूसरे अधिकारियों के साथ यूक्रेन के झंडे पीले और नीले रंग के कपड़ों में फोटो खिंचवाकर कीव के साथ एकजुटता को व्यक्त किया। उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा कि रूस के खिलाफ यूरोपीय संघ के प्रतिबंध यथावत कायम रहेंगे और 27 देशों का यह संगठन कीव को आर्थिक रूप से समर्थन देना जारी रखेगा। आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय संघ ने सदस्य देशों को ऊर्जा की बेतहाशा कीमतों से बचाने के लिए प्रस्तावों की घोषणा कर दी है। पीक आवर्स में बिजली की खपत में 5% की कटौती का आह्वान किया गया है। साथ ही प्रस्ताव में कम कार्बन वाले बिजली जनरेटर के उपयोग पर जोर दिया गया है। ऊर्जा कंपनियों के बढ़े हुए मुनाफे पर अप्रत्याशित करों का प्रस्ताव है, लेकिन रूसी तेल को खरीदने पर प्राइस कैप का मुद्दा फिलहाल ठंडे बस्ते में है। दूसरी ओर यूरोप द्वारा गैस न खरीदने की धमकी पर रूस ने कहा है, हमारा तेल खरीदने के लिए दूसरे बाजार खुले हैं। कई दिन पहले किए गए वादे के मुताबिक बुधवार को यूरोपीय संघ ने सदस्य देशों को ऊर्जा की बेतहाशा कीमतों से बचाने के लिए प्रस्तावों की घोषणा कर दी। बात रूसी ऊर्जा की कीमतों पर लगाम लगाने से शुरू हुई, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन प्रस्तावों में इस मुद्दे को फिलहाल छूने की कोशिश भी नहीं की गई है। यूरोपीय संघ के प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन ने ऊर्जा के संभावित संकट से निपटने के लिए बिजली के उपयोग में कटौती और ऊर्जा कंपनियों के बढ़े हुए मुनाफे पर अप्रत्याशित करों का प्रस्ताव रखा है। साथ ही उन्होंने पीक आवर्स में बिजली की खपत में कम से कम 5% की कटौती करने का आह्वान किया। प्रस्ताव में जीवाश्म ईंधन उत्पादकों और कम कार्बन बिजली जनरेटर के उपयोग पर जोर दिया गया। इसके लिए अतिरिक्त 140 बिलियन यूरो जुटाने की बात कही गई है। हमारे प्रस्ताव में जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादकों को भी शामिल किया गया है। यूरोपीय संघ के सदस्य देश प्रस्तावों पर काम करने के लिए अतिरिक्त 140 बिलियन यूरो जुटाएंगे। ये सभी आपातकालीन और अस्थायी उपाय हैं जिन पर हम काम कर रहे हैं। हमारी चर्चा में गैस पर प्राइस कैप भी शामिल है। दरअसल दुनिया की 7 सबसे बड़ी विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के समूह G7 ने रूसी तेल को खरीदने पर प्राइस कैप को लागू करने की दिशा में EU समेत दूसरे देशों से तत्काल कदम उठाने को कहा था। EU का ताज़ा प्रस्ताव कहीं न कहीं इसी कड़ी से जुड़ा हुआ है। हालांकि यूरोप जंग शुरू होने के बाद से ऊर्जा की किल्लत का सामना कर रहा है। युद्ध के बाद लगाए गए प्रतिबंधों के जवाब में रूस बार-बार गैस आपूर्ति को रोक दे रहा है। ताज़ा हालात के मद्देनजर यूरोप के कई देश रूसी गैस पर कैपिंग को लेकर सवाल खड़े करने के साथ प्रतिबंध पर भी नरम रुख अपनाते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही रूस का विकल्प भी तलाशा जा रहा है। इस बीच क्रेमलिन ने कहा है कि अगर यूरोप गैस खरीदना बंद कर देता है तो दूसरे बाजार उसके लिए खुले हैं। यूरोप हमारी प्राकृतिक गैस का एकमात्र उपभोक्ता नहीं है और एकमात्र ऐसा महाद्वीप नहीं है जिसे तीव्र विकास को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक गैस की आवश्यकता है। दुनिया में ऐसे देश हैं जो बहुत तेज गति से विकसित हो रहे हैं और जिनकी बहुत अधिक महत्वाकांक्षी विकास योजनाएं हैं। इन क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस की बढ़ती मांग यूरोपीय देशों में घटती मांग को पूरी तरह से क्षतिपूर्ति करने में सक्षम होगी। अमेरिका कई महीनों से रूसी गैस की अधिकतम कीमत तय करने की मांग कर रहा है। अमेरिका की दलील है कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंध रूसी ऊर्जा की कीमत बढ़ा रहे हैं और इनकी मदद से मिल रहा पैसा रूस युद्ध में खर्च कर रहा है। पश्चिमी देशों और अमेरिका ने यूक्रेन पर हमले के बाद रूस पर भारी प्रतिबंध लगाए थे। उन्हें उम्मीद थी कि आर्थिक दबाव में रूस अपने कदम पीछे खींचने पर मजबूर होगा, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। बीते महीनों में कई ऐसी रिपोर्ट आई हैं जिनसे पता चल रहा है कि रूस तेल और गैस के निर्यात से भारी कमाई कर रहा है। प्रतिबंधों की वजह से कीमत बढ़ने के कारण उल्टा रूस को फायदा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब अफ्रीका नामा।
इथियोपिया के उत्तरी टाइग्रे क्षेत्र की राजधानी के खिलाफ हवाई हमलों के दूसरे दिन बुधवार को 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि स्थानीय सुरक्षा बलों ने पड़ोसी इरिट्रिया के सैनिकों पर फिर से उनके खिलाफ युद्ध में शामिल होने का आरोप लगाया। इथियोपिया में अपने ही देश के उत्तरी टाइग्रे में सरकार और टाइग्रियन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट संगठन के बीच सशस्त्र संघर्ष चल रहा है, जिसके चलते अब तक सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। और अब बात विश्व संस्कृति की। पिछले कई सालों से यमन में युद्ध का कुप्रभाव लगातार बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है। ऐसे में राजधानी सना का एक पुनर्वास केंद्र राहत की किरण साबित हो रहा है, जहां विकलांग बच्चों को युद्ध की वजह से होने वाले आघात से उबारने के लिए कई तरह की सेवाएं मुहैया कराई जा रही हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण इन्हें अपनी सेवाएं देने में कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है। यमन का किलाबंद प्राचीन शहर सना, आसमान से बातें करती गगनचुंबी मिट्टी की इमारतें शहर को एक खास पहचान देती हैं। लेकिन शहर की इन ऐतिहासिक धरोहरों के अस्तित्व पर इन दिनों संकट के बादल मंडरा रहे हैं। पहले युद्ध ने जख्मी कर शहर को कराहने पर मजबूर कर दिया, फिर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव ने इसके वजूद को ही झिझोड़ कर रख दिया है। हाल के दिनों में शहर ने अप्रत्याशित बाढ़ का सामना किया तो इसकी मार गुथी हुई मिट्टी से तैयार की गई इन विशालकाय संरचनाओं को झेलनी पड़ी। पानी के तेज बहाव के आगे सदियों पुराने इन इमारतों को टिकना मुश्किल होता जा रहा है। पहाड़ों से गिरते बोल्डर और बारिश की तेज बौछार ने यूनेस्को की लिस्ट में शामिल इन इमारतों की जरा भी परवाह न की और इन्हें रौंद डाला। कुछ घरों के छत में सुराख हो गए तो कई पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। शहर को कई तरफ से जोखिम का सामना है, निश्चित रूप से बारिश और पर्यावरणीय कारक और अन्य की वजह से। विशेष रूप से प्राचीन सना के निवासियों में जागरूकता की कमी है, क्योंकि शहर आबाद है और प्राचीन शहरों की तरह से वीरान नहीं है। इमारतों का ज्यामितीय आकार इसकी सुंदरता को और बढ़ा देता है। नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती मिट्टी की ये इमारतें नारंगी रंग के पहाड़ में समाकर इसका हिस्सा बन जाती हैं। सना की मिट्टी की वास्तुकला इतनी अनूठी है, शहर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई। मिट्टी की इमारतें गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रखने में मददगार साबित होती हैं। हालांकि वक्त के थपेड़ों से इन्हें बचाने का प्रयास किए जा रहे हैं। यूनेस्को के नेतृत्व में ऐतिहासिक क्षेत्र के बड़े पैमाने पर नवीनीकरण के प्रयास के बावजूद मौसम की मार से निपट पाना मुश्किल हो रहा है। एक अनुमान के मुताबिक सना के ऐतिहासिक इलाकों में खराब मौसम से करीब 500 इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। हालिया दिनों भारी बारिश से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। हमारा अंदाजा है कि 500 के करीब इमारतें तबाह हुई हैं। निवासियों ने 200 इमारतों को नुकसान पहुंचने और आर्किटेक्ट ने 10 घरों की छत ढहने की बात कही है। यमन 2014 से गृह युद्ध से जूझ रहा है, जिसमें अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है और जो बच गए हैं वो जाने अनजाने में हालात से लड़ते हुए प्राचीन शहरों के वातावरण को किसी न किसी सूरत में बर्बाद कर रहे हैं। कई लोगों ने युद्ध का फायदा उठाकर या फिर पेट की आग को बुझाने की मजबूरी के लिए सांस्कृतिक कलाकृतियों को लूटा घसोटा। कई बार दुश्मन की फौज ने ऐतिहासिक धरोहरों की महत्व वाली इमारतों को जानबूझकर निशाना बनाया। यमन का एक और शहर, रेगिस्तान का मैनहट्टन कहा जाने वाला यमन का शिबम शहर अपने आप में अनोखा और अद्भुत है। 1530 में यहाँ पर काफी भयानक बाढ़ आई, जिसमें पूरा शहर तबाह हो गया। उसके बाद इन इमारतों का निर्माण किया गया। वो जगह है जहाँ मिट्टी की बनी हुई इन बिल्डिंग्स और घरों की खासियत यह है कि इन पर बारिश, तूफान और आंधी का कोई असर नहीं होता है। इन शहरों में करीब 500 से ज़्यादा इमारतें हैं जो 5 से 11 मंजिल तक हैं। लेकिन युद्ध की मार से इस शहर को भी बचाने में मुश्किल आ रही है। और इसके साथ ही खबर दुनिया की में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।